नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इस वीडियो में आर्टिकल 13 के बारे पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 क्या है? मूल अधिकारों से असंगत विधियां। इसके बारे हमें अनुच्छेद 13 में पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। शून्य होंगी का क्या मतलब है कि अमान्य होंगी, अवैध होंगी। अब चलिए इसको पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। कि देखिए अब हमारा जो भारत देश है, इसका जो संविधान है, आप सभी जानते हैं संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या हमारे भारत देश में सारे के सारे कानून वही हैं जो सिर्फ 26 जनवरी 1950 के बाद बनाए गए? जी नहीं। हमारे भारत देश में अब तक कुछ ऐसे कानून हैं जो पुराने समय से, अंग्रेजों के समय से ही चलते आ रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल आपको यहां पे अगर दूं, जिसको आप सभी अच्छे से जानते हैं, आईपीसी। तो आईपीसी क्या भारत की आजादी के बाद बनाई गई? जी नहीं, आईपीसी 1860 से है। तो मैं यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं कि जो हमारे भारत देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, हमारे भारत देश में कुछ कानून संविधान के लागू होने से पहले के भी मौजूद हैं। तो इसमें क्या कहा गया है आर्टिकल 13 में कि देखिए कुछ प्री इंडिपेंडेंस वाले कानून हैं और अब जो आज के समय में बनाए जा रहे हैं या भारत की आज़ादी के बाद बनाए जा रहे कानून जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले हैं। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई आज़ादी से पहले का कानून, जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो उसमें जो हमें मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, अगर उनसे असंगत है, मतलब उनसे मेल नहीं खाता, तो वो लागू नहीं रहेगा, उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है आजादी के पहले के किसी अधिकार से, तो उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। और पोस्ट इंडिपेंडेंस वालों से भी यही मतलब है कि आजादी के बाद हमारे भारत देश की संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। ठीक है। फिर न्यायिक समीक्षा योग्य। अब न्यायिक समीक्षा, इससे क्या तात्पर्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यायिक समीक्षा। इसको हम अलग से भी एक वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आर्टिकल 13 में न्यायिक समीक्षा का क्या मतलब है कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा कानून बना दिया गया जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि हमें जो मूल अधिकार प्राप्त है उनकी गारंटी और सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की है। तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे न्यायिक समीक्षा का प्रयोग कर सकता है। अब न्यायिक समीक्षा को अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा किसी आदेश या किसी नियम की वैधता की जांच या उसका मूल्यांकन करने की शक्ति को हम बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कि संसद ने कोई कानून पास किया और वो कानून सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चेक करेगा कि उसका मूल्यांकन करेगा, उसकी वैधता की जांच की जाएगी कि ये जो कानून बनाया गया है ये किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो नहीं करता। तो अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय या राज्यों के उच्च न्यायालय संसद के द्वारा किसी भी बनाए गए कानून की या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून की वैधता की जांच करते हैं, तो उस शक्ति को हम कहते हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति। तो ये शक्ति किस किस के पास है? हमारे भारत देश के संविधान के द्वारा ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि जो शब्द है, जो कानून शब्द है, जो मैं अब तक बोल रहा हूं बार बार कि कोई कानून, कोई विधि, तो इससे क्या तात्पर्य है? कौन कौन से इसके अंडर आएंगे? स्थायी विधियां। अब स्थायी विधियों से क्या तात्पर्य है कि किसी राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून जो स्थायी विधि होता है, स्थायी कानून होता है, या संसद द्वारा पास किया गया कानून। अस्थायी विधियों से क्या तात्पर्य है कि जैसे भारत देश के राष्ट्रपति का अध्यादेश, राज्यपालों के अध्यादेश, तो ये अस्थायी विधियों में आते हैं। मतलब स्थायी विधि हो चाहे अस्थायी विधि हो, ये सब विधि के अंतर्गत आते हैं। ये आप समझ सकते हैं कार्यपालिका विधान की प्रकृति में सांविधानिक साधन जैसे आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, ये सभी के सभी विधि के अंतर्गत आते हैं। मतलब अगर जैसे संसद ने या किसी राज्य की सरकार ने, राज्य विधानमंडल ने कोई कानून पास कर दिया और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास वहां पे शक्ति होती है कि वहां पे न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग करके उन कानूनों की वैधता को जांचा जा सकता है। तो ये बिल्कुल सिंपल आपके समझ आ गया होगा। अब यहां पे हमारे भारत देश में कुछ
केस हैं जो हमें पढ़ने हैं। ये केस आर्टिकल 13 से रिलेटेड है, इसलिए मैं इनको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानेंगे जो सिर्फ हमारे लिए आर्टिकल 13 के हिसाब से पढ़ने के लिए आवश्यक है, इनसे रिलेटेड। तो शंकरी प्रसाद बनाम केंद्र सरकार, ये केस हुआ 1951 में। तो इसमें क्या फैसला आया, इसमें कहा गया, अब देखिए सबसे पहले इन केसों को पढ़ने से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो आर्टिकल 368 है, तो आर्टिकल 368 का उपयोग करके क्या किया जाता है, संविधान में संशोधन किया जाता है। तो संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है, हमारे भारत देश की संसद के पास है। तो एक प्रश्न उठा कि क्या ये जो आर्टिकल 368 का उपयोग करके संविधान में संशोधन किया जा रहा है, ये आर्टिकल 13 इस पे लागू होता है या नहीं। तो इसके लिए हमें ये 3 केस पढ़ने हैं। तो शंकरी प्रसाद बनाम केंद्र सरकार, ये जो केस 1951 में हुआ, इसमें क्या कहा गया, इसमें हमारे भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हमें वो पढ़ना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए आर्टिकल 368 का यूज करके तो संशोधन हो सकता है और साधारण कानून भी तो बनाए जाते हैं, साधारण कानून। तो कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आर्टिकल जो 13 है, इसके तहत जो ये सुरक्षा है, ये जो सुरक्षा प्रदान की गई है आर्टिकल 13 के तहत, ये साधारण कानूनों पे लागू होगी, ये सिर्फ साधारण कानूनों पे लागू होगी। आर्टिकल 368 का यूज करके जो संशोधन किया जाएगा संविधान में, वहां पे आर्टिकल 13 के तहत सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगी। तो यहां से क्या हुआ, यहां से तो जो संसद है उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। वो नया कानून बनाने की आवश्यकता ही क्या है, वो संशोधन करे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि आप जो संशोधन करोगे वो आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आएगा। फिर दूसरा केस हुआ गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967। यहां पे देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर आप आर्टिकल 368 का यूज करके संशोधन भी करोगे तो वहां पे भी आर्टिकल 13 के तहत सुरक्षा होगी। मतलब तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो इस मामले में फैसला दिया गया था उसको बदल दिया गया। गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर आप कोई भी साधारण कानून बनाओगे या फिर आप आर्टिकल 368 का यूज करके संविधान में संशोधन करोगे तो इन दोनों ही मामलों में आर्टिकल 13 के तहत सुरक्षा उपलब्ध होगी। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे यानी संसद की जो पावर है वो थोड़ी कम हुई, क्योंकि अब अगर मान लीजिए उसने कोई भी कानून बनाया या उसने 368 के तहत संशोधन कर दिया और न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग हो गया, तो फिर अगर वो गलत होगा तो वो अवैध घोषित हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे अब संसद जो कानून बनाएगी, उनकी वो जो कानून है, उनकी जो संसद के पास पहले ज़्यादा शक्ति थी अब वो कम हो गई, क्योंकि अगर उसने कोई गलत कानून बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास शक्ति है, अगर वो गलत हुए कानून तो उनको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 वाले केस में एक और बात कही गई जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो हमारे भारत देश की संसद है उसको बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप मूलभूत अधिकारों को नहीं छेड़ेंगे, उनमें आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते, कि आप मूलभूत अधिकारों में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। तो इससे क्या हुआ, संसद की स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि अब वो उसमें संशोधन ही नहीं कर सकती है। लेकिन फिर केशवानंद भारती केस होता है 1973 में, इसमें संसद को शक्ति दी गई, यानी संसद को बोला गया कि अब आप क्या कीजिए, अब आप संशोधन कर सकते हैं, आपको हम संशोधन की शक्ति देते हैं। यहाँ पे थोड़ी शक्ति बढ़ गई संसद की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप संशोधन कीजिए लेकिन आप मूलभूत ढांचे को नहीं छेड़ोगे। मतलब अगर कोई भी संशोधन ऐसा हुआ जिससे संविधान के मूलभूत ढांचे को खतरा हुआ तो उसको हम अवैध घोषित कर देंगे। और जो मूलभूत ढांचे वाली बात है वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये केस आपको याद रखने हैं। तो आर्टिकल 13 आज की वीडियो में हमने पढ़ा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।